हेलो एंड वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हर नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो ध्यान से इसे देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें पूछ ली जाती हैं और हमें इन्फेक्शन का, अगर हमें कोई भी टॉपिक अगर टोटल क्लियर है तो वो कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन बना लिया जाए और हम उनका सही राइट आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इन्फेक्शन की ओर। तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन तो आपको आई होप कि पता होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि जो इन्फेक्शंस के एलिमेंट्स अगर पूछ लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इन्फेक्शन की जो इन्फेक्शन चेन की जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 6 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जो 6 एलिमेंट्स होते हैं इन्फेक्शन की, एक चेन बनी होती है। तो देखिए वो चेन कौन कौन सी है। अब इन चेन में जैसे कि हमें यहाँ पर फर्स्ट देखने को मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इसे इन्फेक्शन भी, इन्फेक्शियस एजेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड है रिजर्वायर। थर्ड है एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड नेक्स्ट एंट्री, और लास्ट वन इज ससेप्टिबल होस्ट। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इन्फेक्शन की चेन है कि स्टार्टिंग से लेके किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और ख़त्म होता है। तो इस चेन को हमने 6 एलिमेंट्स बोला है चेन। ये इन्फेक्शन की चेन है। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि इन्फेक्शन से हैं। तो ये चेन की हेल्प से बताया गया है कि किस तरह से इन्फेक्शियस एजेंट आगे बढ़ता है, किस तरह से इसकी चेन बनी हुई है। तो इसे हमें सीक्वेंस में याद रखना है, राइट। तो हमें याद भी रहेगा। अब सीक्वेंस में याद रखने के लिए सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्टली तो हमने देखा कि इन्फेक्शियस एजेंट, सेकंड देखा रिजर्वायर, थर्ड देखा एग्जिट, फोर्थ देखा ट्रांसमिशन एंड फिफ्थ एंट्री और सिक्स वन इज ससेप्टिबल होस्ट। चलिए हम बढ़ते हैं। इन जो 6 एलिमेंट्स हैं इनकी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इसे बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। सो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? दिस रिफर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो कि जैसे कि एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर इन्फेक्शियस एजेंट में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या फिर पैरासाइट्स है ना, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन कारण से वो कोई भी डिसीज कॉज करती है, तो वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट हमने देखा कि इन्फेक्शियस एजेंट में कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड बारी आती है किसकी? रिजर्वायर। रिजर्वायर या फिर सोर्स का मतलब क्या है? तो देखिए फर्स्ट तो हमने देख लिया कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हो गया इन्फेक्शियस एजेंट में। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? रिजर्वायर, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द प्लेस वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट लाइव्स एंड मल्टीप्लाई। रिजर्वायर या फिर सोर्स का मतलब होगा कि जहाँ पर, मतलब जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट हैं, राइट, इन्फेक्शियस एजेंट जहाँ पर लाइव हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, वहाँ पर जिंदा है और वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ग्रोथ भी कर रहा है, वो क्या होगा? रिजर्वायर होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि रिजर्वायर मतलब किसी ह्यूमन में है, या फिर किसी एनिमल में है, या फिर किसी इन्वायरमेंट में है ना। तो इन्वायरमेंट में रहकर, या फिर किसी ह्यूमन में रहकर, या फिर किसी एनिमल में रहकर, वो जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या कर रहा है? रह रहा है ना, लाइव है, वहाँ पर जीवित है, और जीवित रह के खाना पानी सब कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है? ग्रोथ भी कर रहा है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिजर्वायर बोलेंगे। याद रखिएगा, सोर्स बोलेंगे या फिर रिजर्वायर बोलेंगे जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जहाँ पर लाइव हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हमने देख लिया ह्यूमन, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी हो सकता है जहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस लाइव हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ये तो हो जाता है। अब थर्ड हम देखते हैं एग्जिट। थर्ड में लिखा है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब क्या होगा? दिस इज हाउ द इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स द रिजर्वायर, है ना। एग्जिट का मतलब क्या हो रहा है? बाहर जाना, ठीक है ना। एग्जिट से हमें याद रखना है कि बाहर जाना। अब ये चेन चलती जा रही है। हमने फर्स्ट में देखा इन्फेक्शियस एजेंट, सेकंड में देखा रिजर्वायर जहाँ पर लाइव है। अब एग्जिट का मतलब होगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होगा कि अब जो हमारे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी हमने देखा कि जो हमारे एजेंट हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हैं, लीव द रिजर्वायर, रिजर्वायर से क्या हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं, वहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उसे हमने क्या बोला है, पोर्टल ऑफ एग्जिट बोला है। इसमें क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, जैसे कि कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर स्किन के हेल्प से वो क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कौन, हमारे इन्फेक्शियस एजेंट। अभी हमने फर्स्ट में देखा इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर में, मतलब यहाँ पर रिजर्वायर का मतलब क्या है, लाइव है, जीवित है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जिट में देखा कि जो भी ह्यूमन है, एनिमल है, एनवायरनमेंट है, वो किसी भी हेल्प से एग्जिट हो रहे हैं, मतलब अब बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब ह्यूमन्स के, अगर ह्यूमन में कोई बैक्टीरिया वायरस है तो स्नीजिंग के हेल्प से या फिर कफिंग के हेल्प से या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हेल्प से वो क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहे हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, किसी भी ह्यूमन से बाहर निकल रहे हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा। यहाँ तक हमने देखा कि एग्जिट का मतलब होगा कि वही जो कि हमने देखा कि जो इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, है ना, लीव हो रहे हैं, मतलब रिजर्वायर से क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब एग्जिट होने के बाद ट्रांसमिशन होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा, दिस इज हाउ द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिजर्वायर टू न्यू होस्ट। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा कि अब जो एग्जिट हुए हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस रिजर्वायर से एग्जिट हुए हैं, अब वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। ट्रांसमिट मतलब अब ट्रांसमिट हो रहे हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसे हमने क्या बोला, ट्रांसमिशन। अब जैसे कि वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जिट में देखा, कफिंग या स्नीजिंग के हेल्प से कोई भी वायरस क्या हुआ, बाहर आया, ठीक है ना। अब बाहर आया तो वो तो बाहर आ गया, लेकिन अब सेकेंड पर्सन में ट्रांसमिशन हो रहा है ना। ट्रांसमिशन किसके हेल्प से हो रहा है, या तो डायरेक्ट हो रहा है, या तो किसी के टच करने से हो रहा है, या तो एयर जो वोन ट्रांसमिशन है उसके थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिशन की। जो ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके हेल्प से बाहर जा रहा है। वो एयरबोर्न ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, हवा के थ्रू। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे कि वही स्नीजिंग हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी, और डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है, जैसे कि HIV जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में फैल जाते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कई तरह के जो हमें देखने को मिलते हैं एजेंट। तो ट्रांसमिशन में देखा कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन के हेल्प से जब वायरस क्या हो रहा है, वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका। अब नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री। यहाँ से ट्रांसमिट हो गया। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होगा, दिस इज हाउ द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर अ न्यू होस्ट। अब एंट्री में क्या हो रहा है कि जो भी ट्रांसमिशन तक तो हो गया, अब एंटर कर रहा है किसमें, न्यू होस्ट में। न्यू होस्ट में जो एंटर करने वाली प्रोसेस होगी वो क्या होगी, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब वो एंट्री कहाँ से कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी कर सकता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से भी कर सकता है, या फिर ब्रोकन स्किन, हमारी कोई स्किन कटी हुई होगी वहाँ से भी एंटर कर सकता है। तो ये ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन होने के बाद कि किसी भी न्यू होस्ट में क्या कर रहा है, वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी है, वो क्या कर गया, एंटर कर गया। अब एंटर करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट है वो है 6 एलिमेंट, ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट में क्या है, दिस इज द पर्सन हु इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब देखा कि जो ससेप्टिबल होस्ट है, यहाँ तक तो समझ आया होगा कि ससेप्टिबल होस्ट मतलब अब जिस होस्ट में क्या बैठ गया है, बैक्टीरिया वायरस फंगस कुछ भी हो सकता है, वो क्या आ गया, होस्ट के पास जा चुका है। अब वो होस्ट होता कौन है, देखिए बैक्टीरिया वायरस तो हमारे एनवायरनमेंट में फैले ही रहते हैं, हर जगह फैले रहते हैं, बट बीमार हर इंसान नहीं होता है, हर व्यक्ति नहीं होता है। पर्टिकुलर कुछ ही जो ह्यूमंस होते हैं, कुछ ही पीपल होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वो ससेप्टिबल होस्ट कौन है, वो ससेप्टिबल होस्ट वो हैं जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। सभी नहीं मर जाएंगे, सभी को बीमारी नहीं हो जाएगी, जिनका इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, वहाँ पर जाके ये जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट है फैल कर सीधे आ जाते हैं, होस्ट पर बैठ जाते हैं। अब वही होता है इन्फेक्शन।
इसे ही बोला है इन्फेक्शन, और उसे रिस्क हो जाता है, उसे रिस्क होता है कोई भी डिसीज, जो भी डिसीज या फिर जो भी इन्फेक्शन फैला है, तो उस कंडीशन में उस ससेप्टिबल होस्ट को यहाँ पर कोई भी डिसीज हो सकती है, कोई भी रिस्क हो सकता है, कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमने 6 एलिमेंट देखे इन्फेक्शन के, किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। आई होप कि आपको ये इन्फेक्शन 6 एलिमेंट्स के हेल्प से ये जो हमारे चेन है, इन्फेक्शन की चेन है, वो समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। फर्स्ट एक बार हम देख लेते हैं इन्फेक्शियस एजेंट जो कि इन्फेक्शन है। अब हम एक आदमी को लेकर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, किसी आदमी के अंदर हमें एक इन्फेक्शियस एजेंट देखने को मिलता है, वायरस देखने को मिलता है। कोरोना की बात कर लेते हैं हम। अब वो कोरोना वायरस क्या हुआ, कोरोना वायरस हमारे पूरे एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, राइट। इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई भी है। अब वो रिजर्वायर कौन है, इन्वायरमेंट हो गया या फिर कोई व्यक्ति हो गया। अब वो कोरोना वायरस कहाँ पर है, किसी व्यक्ति के अंदर है या फिर इन्वायरमेंट के अंदर है, तो वो क्या हो गया, रिजर्वायर, वहाँ पर जिंदा है और मल्टीप्लाई कर रहा है। अब रिजर्वायर से वो क्या हुआ, एग्जिट हुआ, किसी व्यक्ति से वो वायरस क्या हुआ, बाहर आया, ठीक है ना। अब जब वो किसी व्यक्ति से जब वो बाहर आ गया तो उसे क्या बोला हमने, पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब बाहर आने के बाद उसका ट्रांसमिशन हुआ। अब वो बाहर आया है तो वो ट्रांसमिशन होगा, जैसे कि उसका स्नीजिंग से, कफ से कोरोना वायरस बाहर आया, कफ के हेल्प से, स्नीजिंग के हेल्प से, छींक के हेल्प से वो कोरोना वायरस आया। तो वो कौन सा, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब उसका जो वे हो गया, उसका रास्ता क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। उसे हमने बोला क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि वो डायरेक्ट आया, ठीक है ना। ड्रॉपलेट आया, उसकी जो बूंदें आई तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। अब जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, जब भी किसी भी जो हमारा अब सामने जो भी होगा या फिर उसके आसपास जो भी होगा, तो वो कहाँ हो गया, वो एंटर कर गया, ठीक है ना। अब एंटर कर गया, 5-6 लोगों के शरीर में एंटर कर गया, मान लेते हैं हम, एंटर तो कर गया है ना। ड्रॉपलेट डायरेक्ट इन्फेक्शन है, डायरेक्टली क्या हो गया, वो एंटर कर गया, पोर्टल ऑफ एंट्री है ना, न्यू होस्ट में जाके एंटर कर गया। 6 से हमने देखा ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट वो होस्ट है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो जो इन्फेक्शियस एजेंट था, जो वायरस है, जो भी कोरोना वायरस है जो हमने एग्जाम्पल में लिया, वो क्या हो गया, इस पर हावी हो गया और उसे भी क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। और बाकी जिन 4 लोगों के अंदर जो भी गए हैं वो लड़ लेंगे तो उसे मार देंगे। लेकिन ससेप्टिबल होस्ट का मतलब होगा कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो बैठ गया है और अब वापस से फिर वही चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। इसलिए हमने बोला है चेन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये चेन क्या रहेगी, चलती चलेगी। इससे यही है इन्फेक्शन। तो ये आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और हम यहाँ पर देखते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का एक अगर हम प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें, तो प्राथमिकता क्या है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो हैंड हाइजीन से हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी जो प्रिवेंशन है, प्राइमरी जो प्रिकॉशन है, वो हैंड हाइजीन ही है। मतलब हैंड हाइजीन रहेगा तो इन्फेक्शन फैलने के चांस कम हो जाएंगे। हैंड वॉशिंग पर प्रायोरिटी दी है, WHO ने भी हैंड वॉशिंग को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दी गई है। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 5 मई को, और लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, WHO के द्वारा इन 2009 में, 2009 में हुआ था। याद रखना कि हैंड हाइजीन डे 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं, लॉन्च हुआ था 2009 में। इसकी थीम अगर 2025 की बात करते हैं, 2025 की, हु सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, तो ये 2025 की 2025 की ये क्या हो जाती है, थीम हो जाती है। अब इसके अलावा हैंड हाइजीन के अलावा हैंड वॉशिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही ये सारे डेज मनाए जाते हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के हेल्प से हैंड वॉशिंग के बारे में अवेयर किया जाता है, इससे भी इन्फेक्शन को कम किया जाता है। तो जैसे कि हमने बोला कि अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाती है, तो वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन कैसे होगा, वॉश से ही होगा ना, हैंड वॉश से। और हैंड वॉश के भी स्टेप आपको बताए हुए हैं।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट है इंक्यूबेशन, सेकंड है प्रीड्रोमल, थर्ड है इलनेस एंड फोर्थ है डिक्लाइन एंड फिफ्थ है कॉन्विलेसेंस। तो ये हमारे स्टेजेस हैं इन्फेक्शन के, 5 स्टेजेस हैं। अब हम इन पर डिस्कशन करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि द पैथोजन एंड द अपीयर ऑफ सिम्टम। पैथोजन क्या हो जाते हैं कि वो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जब क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, अपीयर हो जाता है ना। पैथोजन एंड द फर्स्ट अपीयर ऑफ द सिम्टम, ड्यूरिंग दिस टाइम द पैथोजन इज मल्टीप्लाई इन द बॉडी बट देयर आर नो विजिबल। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि सिम्टम जो भी हमारे पैथोजन है एंटर तो हो जाता है बॉडी में और मल्टीप्लाई भी होने लगता है, शुरू हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने इसका क्या बोला, इंक्यूबेशन पीरियड बोला। हम लोग देखते ना कि इसका कफिंग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है ना। सिम्टम 3 दिन बाद दिख रहे हैं, 4 दिन बाद दिख रहे हैं, मतलब 3 दिन से वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वो जो वायरस है, बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई हो रहा है। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, जब पैथोजन एंटर हुआ, जब से लेकर जब तक सिम्टम शो नहीं होते उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है तो बाहर हमारे सिम्टम देखने मिल जाते हैं, ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड में साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। अब सेकंड है, हम यहाँ पर देखते हैं प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है, द इनिशियल स्टेज वेयर सिम्टम बिगिन टू अपीयर। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर अब जो भी इन्फेक्शन है, जो भी पैथोजन है, जैसे कि पैथोजन जो भी एंटर हुआ हमारे बॉडी में, अब यहाँ पर सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। माइल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, दे मे बी डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट्स, बट सिम्टम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं, बट यहाँ पर टोटल आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि इसे क्या है। तो प्रोड्रोमल सिम्टम में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो सिम्टम्स है बिगिन हो जाते हैं, अपीयर मतलब दिखना शुरू हो जाते हैं, कुछ है ना, सिम्टम्स हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं। जो थर्ड स्टेज है वो है इलनेस। दिस स्टेज वेयर द डिसीज इज एट दिस पीक एंड सिम्टम आर मोस्ट सीवियर। इलनेस स्टेज क्या होता है, जो हमारा ये पीक स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी सिम्टम्स हैं वो एक हाई लेवल पर हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मोस्ट सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो कि क्या कर लेते हैं, इलनेस को हम डिसीज स्टेज भी बोलते हैं। हमने जैसे कि देखा कि थर्ड में स्टेज सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए थे, यहाँ पर समझो कि वो इलनेस हो चुका है, वो डिसीज़ हो चुकी है, उसे हमने क्या बोला है, इलनेस बोला है। अब डिक्लाइन का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर डिसीज़ हो चुकी है, सिम्टम पीक में है, मोस्ट सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना, डिसीज़ पीक पॉइंट पर है, इलनेस हो गया, डिसीज़ हो गई, थर्ड स्टेज होता है। डिक्लाइन स्टेज में, जैसे कि डिक्लाइन में हमने देखा, डिक्लाइन मतलब कम होते जाना, तो जो डिक्लाइन है, जो इन्फेक्शन है, माइक्रोब्स हैं, वो क्या होने लगेंगे, डिक्लाइन होने लगेंगे। द स्टेज वेयर सिम्टम बीइंग टू सबसाइड एंड द बॉडी स्टार्ट टू रिकवर। यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, जो सिम्टम्स थे वो क्या होने लगेंगे, बॉडी से, मतलब जो बॉडी हमारी होगी वो क्या शुरू कर रही है, रिकवर होना शुरू कर दे रही है। इसे हमने बोला है डिक्लाइन स्टेज। जो भी डिक्रीज, अगर जो भी सिम्टम दिख रहे हैं, वीकनेस दिख रहा है, फटीग दिख रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ठीक होना शुरू हो रहा है, मतलब कम होना शुरू हो रहा है। डिक्लाइन में होगा कि जो भी सिम्टम्स है वो कम होना शुरू हो चुके हैं, जो हमारी बॉडी है वो रिकवर होना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्विलेसेंस। जो कॉन्विलेसेंस जो स्टेज में क्या होता है, इट्स अ फाइनल स्टेज। कॉन्विलेसेंस कौन सी है, ये फाइनल स्टेज है, वेयर द बॉडी रिटर्न टू इट नॉर्मल स्टेट एंड रिकवर फुली। कॉन्विलेसेंस जो स्टेज में होता है, ये फाइनली क्या हो जाती है, जो बॉडी है फाइनल स्टेज में बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पेशेंट है, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर इन्फेक्शन एंड द सिम्टम हैव डिसअपियर। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सिम्टम है वो डिसअपियर हो जाते हैं और वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फुली रिकवर हो जाता है। तो ये हमारे कुछ स्टेजेस हो जाती हैं इन्फेक्शन की, ये है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। तो इन सभी का मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि हमने देखा कि जब से हमारे बॉडी में सिम्टम पैथोजन गए हैं, सिम्टम इंक्यूबेशन पीरियड मतलब
मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है। प्रोड्रोमल में हमने देखा कि यहाँ पर सिम्टम अपीयर हो चुके हैं, दिखना शुरू कर दिए हैं। इलनेस में पूरी तरह से यहाँ पर सिम्टम है, यहाँ पर डिसीज ही हो गई है। डिक्लाइन में क्या हो गया कि ये जो सिम्टम है वो कम होना शुरू हो गए हैं। और लास्ट हमने देखा कॉन्वलेसेंस में देखा कि यहाँ पर पूरी तरह से बॉडी क्या हो गई है, रिटर्न मतलब रिकवर हो गई है, फुली रिकवर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए अभी हमने अब देखा था हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग पर बात की थी कि हैंड हाइजीन ही जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है कि अगर इन्फेक्शन से बचना है। WHO ने भी बोला है कि हैंड हाइजीन ही प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी प्रिकॉशन है कि हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग से ही ठीक किया जा सकता है, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। अब हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट है, इन्हें ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली 5 है, तो 5 देखो कौन कौन से मूवमेंट है जब हमें हैंड को हाइजीन रखना है, हैंड को वॉश रखना है, लाइक हैंड को अपने क्लीन रखना है। फर्स्ट तो है बिफोर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले। नेक्स्ट बिफोर अ प्रोसीजर, पेशेंट के ऊपर जब भी हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, बिफोर अ प्रोसीजर, आफ्टर अ प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, जब हम प्रोसीजर ख़त्म कर देते हैं देन उसके बाद हैंड हाइजीन करना है। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, जो फोर्थ सिचुएशन है, अगर आपने पेशेंट को टच किया है तब भी आपको हैंड को हाइजीन करना है, वॉश करना है। एंड लास्ट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, अगर आपने पेशेंट के सराउंडिंग में कुछ भी टच किया है, लाइक आपने कुछ भी टच किया है, बेड हो सकता है, उसका टेबल हो सकता है, अगर आपने कोई भी चीज़ को आपने टच किया है तब भी आपको हैंड वॉश करना है या फिर हैंड को हाइजीन रखना है। तो ये 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर अ प्रोसीजर, आफ्टर अ प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। यहाँ से भी आपके कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है, राइट। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अभी हमने देख लिया हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग डे का देख लिया। अब देखिए, अब हम हैंड वॉशिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। हैंड वॉशिंग के स्टेप तो आपको पता ही होंगे, हैंड वॉशिंग के स्टेप क्या हैं। स्टेप्स के अलावा हम अब यहाँ पर देखते हैं कि हैंड वॉशिंग का जो ड्यूरेशन है, हैंड वॉशिंग जब हम करते हैं, हाथों को धुलते हैं, तो उसको कितना सेकंड होना चाहिए। तो हैंड वॉशिंग ड्यूरेशन फॉर सॉप एंड वाटर, अगर आप सोप या फिर सॉप विथ वाटर से अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो आपको 40 से 60 सेकंड तक क्या करना, हैंड वॉश करना है। मतलब जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 1 मिनट, मतलब 40 से 60 सेकंड तो होना ही चाहिए। हैंड वॉशिंग ड्यूरेशन फॉर ABHR, एल्कोहल वेस्ट, अगर हैंड रब कर रहे हैं, अगर हम एल्कोहल से हैंड को वॉश कर, हैंड को रब कर रहे हैं, मतलब वॉश कर रहे हैं, तो वो 20 से 30 सेकंड का होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा। सोप एंड वाटर से अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो 40 से 60 सेकंड, एंड अगर हम एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 20 से 30 सेकंड तक टाइम लेना है। अगर सर्जिकल स्क्रब कर रहे हैं, है ना, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए सर्जिकल स्क्रब कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए 5 मिनट, बिफोर आफ्टर दोनों 5 मिनट क्या करना है, हमें हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट है मिनिमम स्क्रब टाइम ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग 50 से 20 सेकेंड। जो हैंड वॉशिंग का जो मिनिमम, जो स्क्रब करने का, जो हैंड वॉशिंग जब करते हैं तो उसका जो मिनिमम बात करें हैं, मिनिमम जो हैंड वॉशिंग का टाइम होना चाहिए 15 से 20 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड टू ड्राई एंड हैंड आफ्टर हैंड वॉशिंग, अगर आप हैंड वॉश करने के बाद आप हैंड्स को ड्राई कर रहे हैं तो ड्रायर का यूज़ ना करके आपको किसका यूज़ करना है, जो डिस्पोजेबल पेपर टॉवल होते हैं उनका यूज़ करना है हैंड्स को ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, तो ये तो हमारा फ्रिक्शन हो जाता है। अब है आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल वेस्ट जो सॉल्यूशन होता है उसमें 70% आइसोप्रोपाइल होना चाहिए। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग शुड बी, जो हम हैंड वॉशिंग करते हैं, हैंड वॉशिंग का जो क्राइटेरिया कैसा होता है,
पता है, अगर आपने प्रिंसिपल पढ़े होंगे हैंड वॉशिंग के, तो हैंड वॉशिंग का जो हमेशा होता है लेस कंटामिनेटेड टू लो कंटामिनेटेड, सॉरी लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड हैंड वॉशिंग किया जाता है। यहाँ पर लो कंटामिनेटेड लिखा है, इसे एडिट करना होगा। तो जो हैंड वॉशिंग जो होती है ना, वो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड ही होती है। तो जो हैंड वॉशिंग का जो एक्चुअल जो इसका प्रिंसिपल एक तरीका होता है कि लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड जो वे होना चाहिए हैंड वॉशिंग करने का, वो कंपलसरी है, वही होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग देखेंगे। तो अगर आपको पता है मेडिकल हैंड वॉशिंग में सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड क्या होते हैं, तो हैंड्स जो होते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं, पाम जो होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंटामिनेटेड होते हैं। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में जो हमारा एल्बो वाला एरिया होता है, जो कोहनी वाला एरिया होता है, वो सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड होते हैं। इसलिए दोनों के जो प्रोसीजर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इसे ध्यान दे दीजिएगा। फर्स्टली तो हमें यही पता होना चाहिए कि हैंड वॉशिंग का जो एक वे होता है वो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का जो एक्चुअल वे है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या होता है, हैंड्स मोर कंटामिनेटेड होते हैं एल्बो के कंपैरिजन। तो अब जब हैंड जो है, हमारे पाम जो हैं, वो मोर कंटामिनेटेड हैं, तो हैंड वॉशिंग का वे कैसा होगा, तो वे आप जैसे कि हमने देखा कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। अब हैंड्स तो क्या है, मोर कंटामिनेटेड है, और एल्बो क्या है, लो कंटामिनेटेड है। तो हैंड्स हमारे जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लोअर साइड में होने चाहिए। हैंड्स हमारे नीचे होंगे, जो एल्बो वाला पार्ट होगा हमारा ऊपर होगा। देन हमें वॉश, जो अपने हैंड्स को वॉश करना है, याद रखना। तो हैंड्स जो हमारे होंगे नीचे साइड को होंगे, एल्बो हमारा अपर साइड में होगा। देन हम इसके बाद अपना हैंड वॉश करेंगे। तो ये इसका एक वे होता है। ये हमेशा याद रखना कि हैंड वॉशिंग में मोर कंटामिनेटेड कौन होते हैं, सॉरी मेडिकल हैंड वॉशिंग में जो हम बात कर रहे हैं कि हैंड्स मोर कंटामिनेटेड होते हैं और एल्बो लेस कंटामिनेटेड होते हैं। इसलिए हैंड्स को हमें बिलो रखना है, लोअर रखना है, और एल्बो को हमें अपर साइड में रखना है। देन इसका हैंड वॉश होगा। अब सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या होता है, एल्बो इज कंटामिनेटेड। जो एल्बो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, एंड जो हैंड होते हैं वो लेस कंटामिनेटेड होते हैं। एल्बो इज मोर कंटामिनेटेड एंड देन हैंड्स। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग मेडिकल हैंड वॉशिंग के जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर शुड फ्लो फ्रॉम हैंड टू एल्बो, जो हमारा वाटर का जो फ्लो होगा, हैंड्स क्या रहेंगे, ऊपर साइड को रहेंगे, और एल्बो रहेगा नीचे। तो ये हमारा एक तरीका होता है कि इसका जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हैंड ऊपर साइड को रहेंगे और एल्बो नीचे रहेगा। तो हैंड से मतलब यहाँ पर लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया में यहाँ पर क्लीन करेंगे। देखते हैं, हम एक पिक्चर की हेल्प से देखते हैं कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग में किस तरह से हैंड रहेंगे। देखिए, जैसा अभी हमने देखा कि अभी हमने सर्जिकल हैंड वॉशिंग में देखा कि जो हमारा वाटर का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, हैंड से लेकर एल्बो में होगा। क्यों, क्योंकि हैंड्स लेस कंटामिनेटेड हैं और एल्बो मोर कंटामिनेटेड है। तो ये सर्जिकल जो स्टेप में हमें देखना है कि जो हैंड्स हैं वो अपर साइड में होंगे और एल्बो क्या होगा, लोअर साइड में होंगे। ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग का जो एक्चुअल वे है वो होगा। अब मेडिकल हैंड वॉशिंग की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग में जो हैंड्स होते हैं वो मोर कंटामिनेटेड होते हैं, एल्बो लेस होता है। तो एल्बो ऊपर होगा और जो हमारे हैंड्स होंगे वो क्या रहेंगे, लोअर साइड में रहेंगे। क्यों, क्योंकि एल्बो लेस कंटामिनेटेड है और जो हमारा हैंड है, जो आर्म्स हैं, वो हमारे क्या है, मोर कंटामिनेटेड हैं। तो इनका जो वे होगा वो क्या होगा, हैंड्स लोअर साइड में होंगे और एल्बोज जो हमारे होंगे अपर साइड में होंगे। तो ये मेडिकल हैंड वॉशिंग की पिक्चर देखने को मिल रही है और ये हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग की पिक्चर देखने को मिल रही है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में जो हमारा वाटर का फ्लो होना चाहिए वो हैंड से एल्बो में होना चाहिए, और जो हमारा मेडिकल हैंड वॉशिंग का है वो एल्बो साइड से हैंड साइड, नीचे साइड को होना चाहिए। ये दोनों की पिक्चर है। ये मेडिकल हैंड वॉशिंग, इट्स अ मेडिकल हैंड वॉशिंग, और ये है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। आई होप कि आपको इस पिक्चर के हेल्प से क्लियरली समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में हमें हैंड वॉशिंग करते समय किस चीज़ का यहाँ पर हमें ध्यान देना है, किस चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर। अब हैंड हाइजीन इज़ डन यूजिंग अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन व्हेन द हैंड आर नॉट विजिबल डर्टी। जब आपके हाथ गंदे
दिख नहीं रहे हैं, लाइक कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, आपको पता है कि आपने टच किया है, आपने कुछ भी चीज़ टच की तो आप हैंड वॉश करोगे, कोई भी चीज़ का हैंड मतलब किसी भी काम करने से पहले आप हैंड वॉश करोगे, बट आपके जो डिर्टी नहीं दिख रहे, गंदे नहीं दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन का यूज़ करोगे हैंड वॉश करने के लिए। और अगर आपके जो हैंड्स हैं वो डिर्टी दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करेंगे, सोप एंड वाटर का यूज़ करेंगे। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि अगर नॉट विजिबल जो आपके हैंड्स हैं वो हैंड्स आर नॉट विजिबल डिर्टी, अगर आपको नहीं दिख रहा है, गंदे नहीं दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। और अगर उसी के जस्ट अपोजिट अगर आपके हाथ गंदे दिख रहे हैं, राइट, जैसे कि आपके हाथों में कुछ लगा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सोप एंड वाटर के हेल्प से हैंड को वॉश करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, ये तो हाफ ही अभी चैप्टर कंप्लीट किया हमने इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन की अभी और भी आगे की हम क्लास देखेंगे और भी आगे की कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोस। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।